नमस्ते, स्वागत है आपका इंडिया दिस वीक के एक नए एपिसोड में और मैं हूं आपकी होस्ट आमना बेगम अंसारी। आज क्योंकि हमें पता है कि सर सैयद अहमद जी का जन्मदिन है और वो काफ़ी ज़ोरों-शोर से मनाया जाता है मुस्लिम इंटेलेक्चुअल के बीच में, तो हम उसी मुद्दे पे आज बात करने वाले हैं कि सर सैयद अहमद को किस दृष्टि से हमें देखना चाहिए? क्या वो एक पूरी तरह से हीरो हैं या एक पूरी तरह से विलेन हैं? हम इस पहलू पे थोड़ा अपने गेस्ट के विचार लेना चाहते हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं उमर गाजी को। उमर गाजी हमारे रेगुलर पैनलिस्ट हैं, आते रहते हैं और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन एएमयू से ही कंप्लीट की है। तो मुझे लगता है कि उमर गाजी इस बारे में हमें बेहतर एक पक्ष दे पाएंगे सर सैयद अहमद का और एएमयू का। वेलकम उमर गाजी एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। एंड जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं वो जाने माने पाशमानदा एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर फैजी अहमद जी, जिनके साथ मैं भी एक आइडेंटिटी शेयर करती हूँ। और पाशमानदा समाज हमेशा से जब भी सर सैयद अहमद की बात आई है एक बहुत ही क्रिटिकल अप्रोच लेके चलते हैं और उनका क्रिटिसिज्म भी बहुत हद तक वैलिड है क्योंकि जो कास्टिज्म की बात करते हैं वो उसमें उस पहलू को ज्यादा छुआ नहीं गया है। बट सर सैयद अहमद का एक पहलू है जो कास्टिज्म को कहीं ना कहीं विद इन द मुस्लिम फोल्ड बढ़ावा देता है, ना कि उसके अगेंस्ट काम करते हुए दिखता है। तो हम उस पे फैजी जी का एक पक्ष लेंगे और समझेंगे कि क्यों वो इतना क्रिटिसाइज करते हैं और क्यों वो सर सैयद जी को एक महान व्यक्ति के तौर पे ना देख करके बल्कि एक ऐसे लाइट में देखते हैं जिनका किस सोसाइटी में उतना योगदान नहीं है जैसा माना जाता है। तो शुरू करती हूँ मैं सवाल से। अ, उमर, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी। सर सैयद अहमद को बोला जाता है कि साउथ एशिया का सबसे पहला मुस्लिम रिफॉर्मर है वो। उन्होंने एक साइंटिफिक अप्रोच लेकर के मुसलमानों को एक प्रोग्रेसिव आइडिया के साथ चलने को कहा था। उन्होंने कहा था कि आपके बिलीफ सिस्टम में, आपके रिलीजन में और आज के मॉडर्न वैल्यूज में कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि गॉड के वर्ड में और गॉड के एक्शन में कंट्राडिक्शन कैसे हो सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने कई सारे जो है सोसाइटी, पब्लिकेशन और यहाँ तक कि स्कूल्स भी स्टैब्लिश किए थे। उन्हीं में से एक का नाम हम जानते हैं जो कि 1920 में बदलकर एएमयू रखा गया था और आज की डेट में हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो में काफी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। तो आप मुझे बताइए कि आप सर सैयद अहमद को कैसे देखते हैं? क्या आप भी उन्हें एज ए रिफॉर्मर देखते हैं या आपका कुछ अलग इसके ऊपर विचार है? देखिए, सर सैयद अहमद खान एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हैं और आप चाहे उनसे अग्री करें, डिसअग्री करें, पसंद करें या नहीं पसंद करें, तो ही हैज लेफ्ट एन इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी दैट इज कैन नॉट बी डिबेटेड। तो हर इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी के मल्टीपल पहलू होते हैं, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं, जिन्होंने अलग अलग फील्ड्स में काम किया होता है। तो सर सैयद भी उन्हीं में से एक हैं। उन्होंने सोशल लेवल पे कुछ काम किए, कुछ कल्चरल इश्यूज पे उन्होंने अपनी स्पीचेस दी और एजुकेशन की फील्ड में भी उन्होंने काम किया। तो मेरा जो अप्रोच है सर सैयद को देखने का, जिसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज है या जो मैंने देखा है मैनिफेस्ट होते हुए, वो है उनका अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन। हम बात कर रहे हैं 1800s के एंड की, 19th सेंचुरी इज एंडिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट 1857। तो उस टाइम पर जो मुस्लिम सोसाइटी है वो बहुत ही खराब दौर से गुजर रही है कि मुगल सल्तनत डूब रही है और अंग्रेजों ने अपना पूरा कब्जा जमाया हुआ है। एंड अंग्रेज पूरी तरह चाहते हैं कि ये हिंदुस्तानी जो हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो बैकवर्ड रहें, पीछे रहें और अपने अपने रिलीजन्स में बस उलझे रहें और हमें राज करने दें। दूसरी वजह जो सबसे बड़ी बात है मुस्लिम कम्युनिटी की, वो ये है कि हमारी जो क्लर्जी रही, जो हमारा जो जिसे आप क्लर्जी कहेंगे, उन्होंने पढ़ाई पर, एजुकेशन पर उतना ध्यान नहीं दिया। जो मदारिस कायम हुए, बदकिस्मती से वो बहुत ज्यादा एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन की तरफ नहीं जा सके। मेरा खानदान का ताल्लुक भी दारुल देवबंद से है, लेकिन उसका मैं क्रिटिकल हूँ उसका कि भाई आपने उसके पढ़ाई पे क्यों नहीं ध्यान दिया। तो ऐसे टाइम पे सर सैयद अहमद खान आते हैं और वो साइंटिफिक सोसाइटी कायम करते हैं पहले। उसके बाद वो
MAO कॉलेज कायम करते हैं जो बाद में यूनिवर्सिटी बनती है, और वो ना सिर्फ जबानी जमा खर्च करते हैं, वो अपने आप को नकद खर्च करना जिसे कहते हैं, ही स्पेंड्स हिज टाइम एंड एनर्जी एंड एफर्ट्स इनटू एजुकेटिंग द मुस्लिम सोसाइटी। और उसी का नतीजा है कि आगे चलकर वो एक इंस्टीट्यूशन बनता है, और वो इंस्टीट्यूशन के अपने भी बहुत से नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जिसके बारे में मैं बात करता रहता हूँ, मैं उसका विक्टिम भी रह चुका हूँ, लेकिन उन नेगेटिव एस्पेक्ट्स के साथ हमें वो एक स्पेस मिलता है जहां पे कुछ रिफॉर्म हमें देखने को मिल सकता है, एक माहौल बनता है एजुकेशन का, उसमें से कुछ परसेंट मुस्लिम ऐसे निकलते हैं जो एजुकेशन की बात करते हैं, रिफॉर्म की बात करते हैं, या एक साइंटिफिक अप्रोच लेके चलते हैं। तो मैं सर सैयद को एजुकेशन की फील्ड में, नॉट एज अ होल, मैं मानता हूं कि उनकी पर्सनालिटी के बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, लेकिन एजुकेशन की फील्ड में मैं उनको एक रिफॉर्मर मानता हूँ मुस्लिम कम्युनिटी में। और मुझे लगता है कि उनके जो एक्चुअल अप्रोच था, साइंटिफिक अप्रोच, उसको मुस्लिम कम्युनिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। और ज्यादा फैजी जी, आपने उमर को सुना कि एक उनका पहलू भी है जो रिफॉर्मर का है, जो सोसाइटी को रिफॉर्म करता है, और उस पक्ष को जो है मुस्लिम के सभी समुदाय को, सभी तबके को एक्सेप्ट करना चाहिए। बट आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, झूठ बोल बोल के लोग उसको सच बना देते हैं। तो बिल्कुल झूठ बात है कि सर सैयद रिफॉर्मर थे। बार बार बोल के कि महान थे, महान थे, महान थे। सर सैयद बेईमान भी थे, देशद्रोही भी थे, और मुस्लिम समाज के द्रोही भी थे, मजहब के भी द्रोही थे। कई उनके वो हैं, वो कहीं से एक इंसान की भी जो डिफिनीशन होती है उस डिफिनीशन पे वो नहीं आते हैं। वो अज़ाज़ील की डिफिनीशन में आते हैं, शैतान की डिफिनीशन में आते हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ। और इस तरह के लोग पैदा ना हो समाज में तो समाज ज्यादा उन्नति करेगा। अब मैं बताता हूँ मैंने जो बात कही उस कैसे। देखिए, एक एजुकेशनिस्ट कहा जाता है, सर सैयद को एजुकेशन का ई तक ने नहीं हुआ था। वो जानते भी नहीं थे कि एजुकेशन क्या होता है। वो मुल्ला टाइप का आदमी था वो। और जो भी उनके जो साइंस ये वो सब की जो बातें होती हैं, देखिए आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। ये जो कहा गया कि अभी भाई ने कहा कि जो है मुस्लिम समाज बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था, तो पहले तो आप समझिए कि मुस्लिम नाम की कोई चीज नहीं है समाज में। मुस्लिम समाज एज ए होल कोई समाज नहीं है। इसमें विदेशी अशराफ हैं और देशज पसमानदा है। तो ये पहले आप देखिए कि उस वक्त देशज पसमानदा के क्या हालत थे और विदेशी मुसलमानों की क्या हालत। उस वक्त विदेशी मुसलमान राजा था, अंग्रेजों से मिलकर राज कर रहा था। इनकी सैकड़ों रियासतें अंग्रेजों के साथ वो थी। सर सैयद की चिंता इसी बात की थी। सर सैयद जैसे लोग और आज भी जो अशराफ हैं उनके दिमाग में यही रहता है कि पूरा भारत देश बाप दादा ने तलवार से जीता था। मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ ताकि आपको सर सैयद की आइडियोलॉजी और सर सैयद की मानसिकता समझने में आपको आसानी होगी। कितने बड़े एजुकेशनिस्ट थे वो, मैं उस पर आता हूँ। तो आज भी अशराफ के दिमाग में ये बात है कि हमारे बाप दादा ने जमीन तलवार से जीती है, ये भारत हमारा है। इसलिए उनको बड़ी तकलीफ होती है कि हिंदू कैसे प्रधानमंत्री बन जा रहा है। वो अंदर से बहुत पीड़ित होते हैं और वो हमेशा लगातार सत्ता वापसी के लिए, भारत को पुनः प्राप्त करने के लिए वो कोशिश में रहते हैं। उनके दिमाग में यही रहता है। ये एक बुनियादी चीज है। आज भी कोई अशराफ, नॉट अ सिंगल अशराफ इससे पाक नहीं है, उसके अंदर यही रहता है कि हम भारत के विजेता हैं। अब आइए देशज पसमानदा की बात करते हैं। वो चूंकि इसकी भूमि है और वो कामगार और मेहनत करने वाला समुदाय रहा है, तो वो नेचुरली आदमी जहाँ का होता है उससे उसकी राष्ट्रभक्ति होती है, देशभक्ति होती है। इसकी एक नेचुरल बात है। लेकिन अशराफ का जो सोच है और पसमानदा की सोच है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। सर सैयद इस देश में ट्यून नेशन थ्योरी उन्होंने बोया था। तो एक देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। और बहुत दुर्भाग्य है इस देश का कि उनके नाम से गली, मोहल्ले, स्कूल, कॉलेज है। मुझे तो लगता है कि सर सैयद कोई बर्थडे मनाता है तो उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए। अब आइए, सर सैयद की चिंता किस बात की थी? सर सैयद की चिंता यही थी कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद, देखिए उनके बाप दादा मुगल दरबार में ऊंचे पद पे थे। तो जो राजा रहा है उसका राज जब छूटेगा तो उसकी चिंता एजुकेशन की नहीं होगी, उसकी चिंता राज्य की वापसी की होगी। और वही चिंता सर सैयद की थी।
सर सैयद इस मामले में अशराफ के सच्चा वर्चस्व के वापसी के मामले में, अशराफ के सच्चा वर्चस्व के मेंटेनेंस के मामले में ईमानदार आदमी आप उनको कह सकती हैं। हमारे लिए तो वो उन्होंने हमको चूंकि दुश्मन माना, हमारे ऑपरेशर थे, हमारे शोषक थे, हम तो उनको फूटी आंख नहीं देखते, और वो और किसी समाज के हित में भी नहीं थे। मुस्लिम समाज का जो 90% और उसमें 5% अशराफ महिलाओं को भी जोड़ दीजिए जिसके विरोध में थे। वो एक विडंबना है कि आजकल अलीगढ़ में अशराफ लड़कियां इस पे थेसिस लिखती हैं कि सर सैयद का वुमेन एजुकेशन में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जबकि वो वुमेन एजुकेशन के बिल्कुल विरोधी थे। वो कहते थे कि मैं नहीं चाहता कि हमारे घर की औरतें पढ़ के जो है पोस्ट ऑफिस में नौकरी करें या इस तरह की। क्यों ऐसा कहते थे? वो पसमानदा की औरतों को नहीं कहते थे, क्योंकि पसमानदा की औरतें तो पहले से खेत में काम कर रही हैं। पसमानदा जो कुम्हार है उसकी औरत पहले से मिट्टी बनाने में उसका काम कर रही है, बर्तन बनाने में। जो रंगरेज पसमानदा है उसकी औरत उसके साथ कपड़े रंग रही है। ये जो रानी महारानी और जो नवाबों की और इनके जो अशराफ की औरतें थी वो पर्दानशी थी और महलों में रहती थी, नौकर चाकर लगे हुए हैं। ये उन औरतों को नहीं चाहते थे कि वो किसी ऑफिस में जाके बने। तो ठीक है, उनका भी सोचना ठीक था कि वो क्यों चाहे कि जो रानी है, राजकुमारी है, वो जाके अंग्रेजी पढ़ के जो है वो करे। तो उसे 5% मर्दों को पढ़ाना चाहते थे। वो इसलिए पढ़ाना चाहते थे ताकि वो जो माहौल चेंज हो रहा है उसमें वो साइंस टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, तो बेवकूफ बनाने वाली बात। वो सिर्फ अंग्रेजी चाहते थे कि अंग्रेजी पढ़ के जो नए जो भी एजुकेशन आ रहा है जिससे उनको कॉम्पीट करना है न्यू शासक वर्ग से, जो नए रूलिंग क्लास था, जैसे ब्रिटिशर्स थे, या ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो एजुकेशन जब पसमानदा में हिंदू में भी आया तो हिंदुओं ने बड़ी तेजी से एजुकेशन को पकड़ा। तो उनकी ये चिंता थी कि हम इस कश्मकश में, सत्ता के संघर्ष में पिछड़ जाएंगे। इसीलिए जैसे मध्य युग में तलवार और तीरंदाजी और घुड़सवारी सुन्नत हुआ करती थी, अब वो मॉडर्न एज में एजुकेशन सुन्नत हो गया। ये कभी जो है अशराफ, राजा, नवाब, बड़े बड़े सल्तनतें थी, ये कभी नहीं बताते थे कि इकरा इस्लाम का पहला शब्द है और एजुकेशन में इस्लाम की ये इम्पोर्टेंट, ये अब बताने लगे हैं। ये आप देखें कि अंग्रेजों के आने से पहले शासक वर्ग यही थे, उस वक्त ये नहीं बताते कि इस्लाम में एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, फलाना है, ढिमका, अब ये बताते हैं। और उस वक्त क्या बताते हैं कि तीरंदाजी सुन्नत है, तलवार चलाना सुन्नत, जिससे ये अपने सत्ता वर्चस्व को मेंटेन करती है। तो सर सैयद ने इंग्लिश एजुकेशन को और जो साइंस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है उसको तलवार के रूप में देखा। ये मॉडर्न जमाने का तलवार है, अगर इसको अशराफ समुदाय, शेख सैयद, मुगल पठान नहीं है इस्तेमाल करता है तो वो सत्ता के संघर्ष में पीछे रह जाएगा। और इसके लिए जो सोर्स था, यानी मॉडर्न एजुकेशन का जो सोर्स था, वो ब्रिटिशर्स थे, फ्रांसीसी थे, उनसे उन्होंने दोस्ती किया, जम के दोस्ती किया और बिल्कुल पैर पकड़ के दोस्ती किया। और सर सैयद के चाहने वाले एक बड़ी तारीफा, बहुत मतलब तजलील के अंदाज में एक तारीफ करते हैं कि सर सैयद जो है घुंघरू पहन के नाचे हमारे लिए अंग्रेजों के दरबार में। मतलब ये बुराई करते हुए तारीफ करना, अशराफ इसमें बहुत माहिर होता है। तो तलवार तैयार कर रहे थे, उन्होंने औरतों को इससे कह रहे थे, जो आदमी 95% होल मुस्लिम, देखिए वो हिंदुओं को भी एजुकेशन, कभी सर सैयद के मुंह से सुना कि वो हिंदुओं को एजुकेट करने की बात करते, वो कैसा एजुकेशन का इम्पोर्टेंट। हमारे बाबा कबीर तो सबको कहते थे पढ़ने के लिए, हमारे अल्लाह के रसूल ने तो सबको कहा पढ़ने के लिए। सर सैयद ने किसी गैर मुस्लिम को या किसी बौद्ध को, ईसाई को या किसी जो है हिंदू को पढ़ने के लिए कभी कोई लेक्चर कोई बताइए। वो जो मुसलमान शब्द कहते थे उसको उन्होंने खुद डिफाइन किया था कि मुसलमान वो है जिसके खून से इब्राहिम के खून की बू आए। अब हमारे खून से, जो इस देश का 90% मुसलमान है, उसके खून से तो गया प्रसाद, श्यामा प्रसाद, गणेश और शंकर के खून की बू आएगी, क्योंकि वो हमारे पूर्वज रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो हमारे पूर्वज थे नहीं, न मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे पूर्वज थे, न अबू लहब हमारे पूर्वज थे। अबू लहब जिसके बारे में कुरान कहता है इसका हाथ टूट जाए, बद्दुआ देता है कुरान, अल्लाह ताला के हाथ टूटने को कहते हैं, वो सैयद के पूर्वज हैं। हमारा तो एक ही पसमानदा कुरान में जिक्र है, जैद बिन हारिसा जो गुलाम थे, बहुत अच्छे अंदाज में उनका अल्लाह ने जिक्र किया है। और सैयदों के चच्चा का तो बहुत बुरे अंदाज में कुरान ने जिक्र किया है कि इसका हाथ ही टूट जाए। तो जो अबू लहब, अबू जहल की जो औलादें हैं, उनके खून से इब्राहिम की बू हमारे खून से थोड़ी आएगी। तो उन्होंने डिफाइन भी कर दिया कि मुस्लिम कौन है। और आज भी अशराफ खुले तौर से, ढके तौर से, जहां वो चाहता है खुले रूप में, जहां चाहता है ढके रूप में, उसी को मुसलमान समझता है। देश पसमानदा को ये लोग मुसलमान नहीं समझते हैं। इसीलिए कहीं मुस्लिम
नाम से कहीं एग्रीगेशन है, वहां आपको पसमानदा नहीं दिखाई देगा। वही पसमानदा दिखाई देगा जो भारत आजाद होने के बाद, संविधान लगने के बाद थोड़ा सा पढ़ लिख गया है और वो अशराफ में घुस गया है, और वो अशराफ बन के ही वहां दिखाई देता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आप जानते हैं कि पूरे ट्यूनेशन थ्योरी की जन्मदाता रही है। जॉन अलिया ने कहा भी है कि पाकिस्तान जो है अलीगढ़ के लौंडों की शरारत है। आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पूरी फिजा जो है, मैं बात पूरी कर लूं, पूरी फिजा जो है, पूरा इन्वायरमेंट है, वो एकदम अलगाववाद का इन्वायरमेंट है। आप वहाँ के स्टूडेंट से बात कीजिए, वहाँ के टीचर से बात कीजिए, ऐसे बात करते हैं जैसे लगता है कि पता नहीं, इतनी ज्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और भारत सरकार को, गवर्नमेंट को इस तरह से बात करते हैं पैरेलल से कि गवर्नमेंट ये कर रही है। मतलब उनका एटीट्यूड जो होता है ना, सरकार से, सरकार के लोगों से पैरेलल एटीट्यूड में बात करते हैं। जबकि अब देशज पसमानदा को देखिए, किसी और भी, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहां आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट वो समझ ही में नहीं आता। वहां आपको एकदम साफ है कि अलगाववादी लोग हैं, ये भारत से लड़ रहे हैं। उनके क्लास में आप बैठ जाइए, उनकी ड्रेस देख लीजिए, उनका कल्चर देख लीजिए, वो सब अरबी ईरानी कल्चर है। वहाँ भारतीय कल्चर, यानी अगर बंगाली बोल रहा है कोई मुसलमान तो उसको ये मजाक उड़ाते हैं, भोजपुरी बोलने वाले का मजाक उड़ाते हैं, उर्दू नहीं बोल रहा है, शेरवानी पहन के अगर आप हाथ ऐसे नहीं किए हैं तो कहेंगे बदतहजीब आदमी। यानी अगर आप भारतीय अटायर में हैं, भारतीय सभ्यता, भारत देश में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पाकिस्तान में तो है नहीं, यानी हम अपने ही देश के एक भूमि पे खड़े होकर अपनी ही सभ्यता संस्कृति के मजाक उड़ाने को हम बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि हमको वहां से BA में करना है। तो वो पूरी तरह से पाकिस्तान है। मैं कहता हूँ कि न सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दारुल उलूम देवबंद है, जितने भी मुस्लिम नाम से जो संस्थाएं हैं, अल्पसंख्यक नाम से, मुस्लिम नाम से, वो सब छोटे छोटे पाकिस्तान है, चाहे वक्फ बोर्ड हो और चाहे मदरसा बोर्ड हो, चाहे जो भी हो, ये सारे जो है। और इन्होंने पाकिस्तान इसीलिए बनाया कि वो एक लैंड के रूप में एक पाकिस्तान बना है, और ये छोटे छोटे ये पाकिस्तान यहाँ पे है। और ये देखिए प्रेशर ग्रुप बनाते हैं, तो पूरी सरसैयद की मैं वापस मानसिकता, आऊंगी आपके पास। मैं कंक्लूड करता हूँ, पूरी सरसैयद की मानसिकता जो है इस बात की थी। वो एजुकेशनिस्ट नहीं थे, वो अशराफ के सत्ता वर्चस्व को मेंटेन बनाने रखने के लिए एक वो थे, इसके लिए वो चिंतित थे। उमर, आप इसमें से कुछ भी अगर काउंटर करना चाहें कि जो जैसा बोला इन्होंने कि जो सर सैयद का मेन मकसद था वो एजुकेशन को बढ़ावा देना नहीं था। बेसिकली वो उनको समझ में आ गया था कि जो मुस्लिम है और उस मुस्लिम में भी जो अशराफ कम्युनिटी है उसको अगर अपने फ्यूचर को बचा के रखना है तो उसके लिए उनको प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन है वेस्टर्न स्टाइल का वो अपनाना होगा। तो मकसद रिफॉर्म का नहीं था, मकसद कुछ और था, और उसका जो नतीजा है वो हमने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के रूप में देखा हुआ है। दूसरी बात उन्होंने ये भी बोली कि AMU के अंदर जो पाशमानदा मुस्लिम है उनको कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना होता है। तो आपका इसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस है तो वो बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। विमेन एजुकेशन, ये बहुत ज्यादा इस पे बातें होती है। दो पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं। एक तरफ से कहा जाता है कि सर सैयद ने विमेन एजुकेशन को बढ़ावा दिया क्योंकि उन्होंने वहां पे दिया था, मतलब विमेन एजुकेशन की बात भी की थी, बट साथ में जो कंडीशंस लगाए थे अगर हम वो आज की तारीख में देखें तो वो कंडीशंस ऐसा लगता नहीं है कि बढ़ावा दिया है, बल्कि कहा गया है कि औरतों को उस तरीके की पढ़ाई लिखाई दो और उतना पढ़ाई लिखाई दो कि वो एक अच्छी बीबियां बन सकें। सो वो एजुकेशन का कोई खास मतलब नहीं रह जाता है, वो सिर्फ एक अच्छी औरतें घर को जो है संभाल सके वैसी औरतें तैयार करने के लिए एजुकेशन की बात की गई है। तो ये तीनों चीजों पे मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि एक हमारे पास टाइम का भी वो है लिमिटेशन, अपना विचार रखिए प्लीज। ठीक है, तो मैं एक एक करके तीनों बातों का जवाब देता हूँ। पहला सवाल आपने किया कि जो कास्टिज्म की बात इन्होंने कही फहरी साहब ने, उसमें मेरा क्या कहना है। सबसे पहली बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सर सैयद के जो प्रेजुडिस थे, जो कास्टिस्ट व्यूज थे, दे वर प्रॉब्लमैटिक। उसमें कोई दो राय किसी को नहीं होनी चाहिए कि वो कुछ बहुत अच्छी चीज थी या वो बर्दाश्त करने लायक चीज थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ लेकिन ये बात कहना कि वो एजुकेशनिस्ट नहीं थे, ये मेरे हिसाब से एक मायोपिक और बहुत गलत जुमला है। क्योंकि जो आदमी 1800s में, 1880s में, जिस वक्त पूरा यूरोप भी साइंटिफिक मेथड्स को समझ नहीं पा रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डार्विनियन एवोल्यूशन की हम बात करें कि हमारे जो साइंटिफिक अप्रोच है टुवर्ड्स बायोलॉजी, टुवर्ड्स मेडिसिन, वो आज पूरी की पूरी डार्विनियन एवोल्यूशन पर बेस्ड है।
सर सैयद अहमद खान 1880s में लिख रहे हैं कि वो हमें मुसलमानों को समझनी चाहिए या एज अ होल समझनी चाहिए और उसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए अगर हमें पढ़ाई के मैदान में या आगे बढ़ना है या एज अ कम्युनिटी वी हैव टू प्रोग्रेस। ठीक है, अगर वो साइंस से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता तो वो साइंटिफिक सोसाइटी नाम से कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बनाते जो उन्होंने 1865 में बनाई गाजीपुर में। तो साइंस से उनका लेना देना था, साइंस वो पढ़ाना चाहते थे और पढ़ने के बाद आदमी उस साइंस का क्या करता है वो उस आदमी की अपनी प्रॉब्लम है, बट ही वांटेड टू एजुकेट द कम्युनिटी। और सिर्फ मुस्लिम्स को क्यों पढ़ाना चाहते थे? क्योंकि मुस्लिम्स जो है वो ज्यादा बैकवर्ड थी। भाई जाहिर सी बात है, जब हमारी क्लर्की हमें नहीं पढ़ने देना चाहती, मदरसे में नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो क्या हाल होगा कम्युनिटी का? तो पहला जवाब तो ये कि उनके व्यूज प्रॉब्लमेटिक हैं, उनको क्रिटिकल हमें एनालाइज करना चाहिए, लेकिन एजुकेशन के उनको नकारा नहीं जा सकता। सेकंड क्वेश्चन वाज कि इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर जो माहौल है, आपका ये सवाल था ना कि जो जिस वक्त माहौल है वहां पे ग्रेजुएट्स झेलना पड़ता है, उनको नहीं झेलना पड़ता। यस, यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने देखा है, बिकॉज मैंने वहां से पढ़ा है, वहां पर भी कास्टिज्म की प्रॉब्लम है। ऑन द ग्राउंड देयर इज अ प्रॉब्लम। उसका क्रेडिट, उस प्रॉब्लम का क्रेडिट सर सैयद अहमद खान को नहीं जाता। दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ कास्टिज्म एज अ होल। आपको पता चलेगा कि इंडियन मुस्लिम्स के अंदर जो कास्टिज्म का इशू है, वो चाहे जहां से भी आया, चाहे वो हमने इंपोर्ट किया, चाहे वो हमें कहीं से भी मिला, वो हमारी सोसाइटी का पार्ट है और वो आपको हर जगह दिख जाएगा। वो आपको हर ऑफिस में दिख जाएगा, वो आपको हायरार्की मुस्लिम सोसाइटी के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में दिख जाएगी। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम सोसाइटी में कहीं पे कास्टिज्म नहीं हो रहा है, जैसे ही आप बाबे सैयद के अंदर एंटर होते हैं यूनिवर्सिटी में कास्टिज्म शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है। कास्टिज्म एज अ होल इज अ प्रॉब्लम इन द मुस्लिम सोसाइटी एंड वी हैव टू फाइट इट। तो अगर आदमी एजुकेटेड होगा, ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा, साइंस पढ़ेगा, ह्यूमैनिटीज पढ़ेगा, तो उसके दिमाग में एक दिया जल सकता है, एक लाइट आ सकती है कि भाई हमें कास्टिस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी करने से और उससे शायद इक्वल राइट्स नहीं मिलते हैं। हमें एक टेम्परामेंट होना चाहिए, एक अप्रोच होनी चाहिए जो एजुकेशन से ही आती है। तो मुझे लगता है कि वो अप्रोच बहुत जरूरी है सर सैयद को देखने की। नंबर 3 था कि विमेन्स एजुकेशन, विमेन एजुकेशन का सर सैयद के क्या व्यूज थे। ये हकीकत है कि सर सैयद के व्यूज विमेन एजुकेशन पर रिग्रेसिव थे। ठीक है, वंस अगेन वो डिफेंसिबल नहीं है। वी कैन नॉट डिफेंड सर सैयद व्यूज ऑन विमेन, बट एट दैट टाइम जब उन्होंने कहा मुस्लिम से कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, लड़कों को ही कहा उन्होंने कि लड़कों को भेज दो पढ़ने के लिए, उनको कम्युनिटी ने क्या सिला दिया? कम्युनिटी ने उनको कुफर का फतवा लगा दिया, क्लर्जी ने उनको कुफर का फतवा लगा दिया और लोगों ने ट्रैवल किया बाकायदा, मक्का से वो फतवा लेकर आए उनके सर पे, और उनकी शायद जान भी जा सकती थी। तो अगर वो ये कहते कि अपनी औरतों को भेज दो स्कूल में, तो वो शायद सुबह का सूरज नहीं देख पाते उस जमाने में। हम आज की दुनिया में बैठ के हम बहुत आसानी से बात कर सकते हैं कि ऐसा और वैसा, लेकिन वो जो प्रॉब्लम है वो हमारी कम्युनिटी की एज अ होल, एज अ रिलीजन हमारी प्रॉब्लम, क्योंकि हमने अपने रिफॉर्मर्स को मारा है हमेशा, चाहे वो इब्ने सीना हो, इब्ने रुश्द हो। इब्ने रुश्द को जो है वो सिर्फ ये कहने से कि फलसफा पढ़ो, उनको मस्जिद के बाहर बांध दिया जाता था और नमाजी से कहा जाता था कि थूको इनके ऊपर, क्योंकि फलसफा पढ़ने को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने इमाम गजाली की मुखालफत की। तो अपने रिफॉर्मर्स से उनकी जिंदगी में उनको मारना, उन पे थूकना हमारी कम्युनिटी का एक तरीका है, और उनके मरने के बाद फिर हम कहते हैं कि वो रिफॉर्मर। तो सर सैयद ने अगर लड़कों की पढ़ाई करने पे उनको कुफ्र का फतवा लगा, तो लड़कियों की पढ़ाई करने पे क्या होता? लेकिन जो आदमी ये कह रहा है कि भाई हमें साइंटिफिक सोसाइटी में आकर पढ़ना चाहिए, और जो एएमयू के पहले पढ़ने वाले लोग हैं वो हिंदू भी हैं, ज्यूज भी हैं उस टीम में, तो वो आपको दिखता है कि वहां पे जो माहौल था वो कम्युनल माहौल नहीं था। और आखिरी बात आई वुड कंक्लूड कि आज की जो यूनिवर्सिटी है, आज का जो एएमयू है, वो बिल्कुल भी सर सैयद के ख्वाबों का एएमयू नहीं है। एंड आई एम द फर्स्ट पर्सन टू से, बिकॉज आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ इट।
वो धीरे धीरे एक मदरसा ही बनता जा रहा है, जहां पर अलगाववाद है, जहां पर कम्युनलिज्म है, वहां पे टेररिज्म सपोर्टर है। मैंने वहां खुद बैठकर मन्नान वानी जैसे आदमी से डिबेट किया है, जो बाद में टेररिस्ट बना और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको मार दिया कश्मीर में। तो वहां से वो लोग भी निकल रहे हैं। फिर मैं फिर वही कहूंगा, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ एएमयू, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर कम्युनिटी एज अ होल। क्योंकि वो सेंटिमेंट हमारी कम्युनिटी में रहता ही है, जहाँ पे मुस्लिम घेटो बना के रहते हैं, वहां पे ये वाला सेंटिमेंट जो है पनपने लगता है अपने आप। और उसका काउंटर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है और कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि विद ऑल हिज प्रॉब्लमेटिक व्यूज, जो कास्टिज्म थे उस पर क्रिटिसाइज होना चाहिए, वुमेन्स एजुकेशन पे क्रिटिसाइज होना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो चेन रिएक्शन शुरू किया एजुकेशन का, उसके बाद जामिया मिल्लिया बनता है, उसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, छोटी ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम से लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए, और उसका फायदा सबको मिलता है अक्रॉस कास्ट लाइन। तो उनका क्रिटिसिज्म अपनी जगह है, लेकिन जो चेन रिएक्शन उन्होंने शुरू किया, आई थिंक उसको हम पूरी तरह नकार नहीं सकते हैं। अजय जी, एक बात तो मैं हाँ, मैं आपसे उसी भी क्वेश्चन भी एक्सक्यूज दिया है कि सर सैयद मजबूर थे, पढ़ाते तो उनको फांसी दे दी जाती, मार दिया जाता। देखिए सर सैयद बहुत ही एलीट और बहुत ही पावरफुल व्यक्ति थे, तो कोई उन तक पहुंच नहीं था। दूसरी चीज, सर सैयद से बहुत पहले ज्योतिबा फुले ने लड़कियों को एजुकेट करके दिखा दिया कि अगर विल है तो हम पढ़ा सकते हैं। ये पढ़ाना ही नहीं है, सब झूठ बात है। डिफेंस सर सैयद को तो कोई डिफेंस करता है, इसका मतलब वो झूठ को डिफेंस करता मुसलमान है। नहीं थे ना वो। और जो मैं आपको मैं आता हूँ मुसलमानों पे भी, थोड़ा सा सबर करिए, मुसलमानों पे भी आता हूँ, ठीक है। तो झूठ को, ये सच में जैते का देश है, ये अरब ईरान नहीं है कि आपका झूठ चलेगा, है ना, कि इसमें मोहम्मद झूठ की रसूलुल्लाह बात नहीं सल्लल्लाहु है अलैहि फैजी वसल्लम जी, नबी आप अपना काउंटर नबी दीजिए, नहीं वो थे। सुन रहे हैं वहां पे। ये हाँ, मैं ये झूठ अरब ईरान में चलेगा, यहाँ नहीं चल सकता है। देखिए, आसिम बिहारी ने 1936 के अंदर लड़कियों के सिर्फ बिहार के अंदर 100 स्कूल खोले थे, और आसिम बिहारी की लोकेशन में, सर सैयद की लोकेशन में जमीन आसमान का फर्क था। आसिम बिहारी बीड़ी मजदूर थे, उसके बाद भी ये बहुत, सर सैयद मरने के कुछ ही वक्त की बात है ये, ठीक है। हम पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो आसिम बिहारी ने उन लड़कियों को एजुकेट करके दिखाया जो बिल्कुल भूखमरी के शिकार घरों की थी। यहाँ इनके यहाँ तो राजा महाराजा नवाब जमींदार रानियां मलकाएं और शहजादियां थी, उनको एजुकेट, तो वो देखिए, वो सत्ता वर्चस्व की बात है। सत्ता वर्चस्व हमेशा इस्लाम के अकॉर्डिंग से, इस्लामिक फिक्र के हिसाब से भी और शराफत के हिसाब से मर्दों के हाथ में होता है, इसीलिए उन्होंने उस तलवार को मर्दों के हाथ में देना पसंद किया, जिससे अपने सत्ता वर्चस्व को, ये मूल बात है, ये मैं कहना चाहता जी। जी जी। और दूसरी एक बात मैं और कह दूं कि आज एक बात और कर दूं, सर सैयद को क्लिक नहीं दिया जाए, जो भी है, जैसे अगर किसी के बदन में बुखार है या कोई बीमारी है, उसके साइन सिम्टम आ रहे हैं, तो ये कहना कि नहीं ये बुखार है, नजला है, जुकाम है, ये असल समस्या तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। और अलीगढ़ एएमयू जो भी कम्युनल या ट्यूनेशन थ्योरी या इस तरह की जो भी है, उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म सर सैयद है, और सर सैयद को मारना पड़ेगा, सर सैयद की विचारधारा को मारना पड़ेगा, तब एक बेहतर हिंदुस्तान बना सकते हैं। एक आखिरी बात कहूंगा मैं, और जो पाकिस्तान का जो हीरो है, वो भारत का हीरो कैसे हो सकता है? वो अशराफ का हीरो हो सकता है, भारत का हीरो नहीं हो सकता। वो न हिंदुओं का हीरो हो सकता है, न देश पसमानदा का हीरो हो सकता है। फैजी जी, आपने जो अभी बातें करी, मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछने भी जा रही थी, वही सवाल। चलिए, आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया। बट एक पॉइंट मुझे और आपके ध्यान में लाना था कि जो उमर ने कहा कि जब एएमयू में पढ़ाई की बात होती है, तो आज का जो एएमयू है, जो सर सैयद ने ही कहीं ना कहीं इसको स्टार्ट किया है, उसमें लड़कियां हो या पाशमानदा मुस्लिम हो, उन दोनों को एक जगह मिलती है, तो वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ भी लेते हैं। तो वो एक फायदा भी है अगर देखा जाए, इवन एज ए पाशमानदा मुस्लिम, आप उसको एक्नॉलेज करेंगे या नहीं करेंगे? एक ये बात पूछना था। दूसरा एक पॉइंट मैं चाहती थी कि आप उस पर भी बात करें। सर सैयद ने इंग्लिश लैंग्वेज को काफी बढ़ावा दिया था, स्पेशली अशराफ के लिए, बट साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि उर्दू मुसलमानों की लैंग्वेज होनी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप उस उर्दू लैंग्वेज को मुसलमानों के लैंग्वेज बनाने का जो उनका आइडिया था, उस पर भी बात करें कि वैसा क्यों चाहते थे, क्योंकि ज्यादातर मुसलमानों की अपने क्षेत्रीय लैंग्वेज थी बेसिकली, उसको अचानक से बदल के उर्दू में कर देना बहुत ही इम्प्रैक्टिकल बात थी। जी, देखिए मैं पहले अच्छा चलिए मैं पहले उसी का जवाब दे देता हूँ। देखिए, अगर कोई पानी का स्रोत रखा है अपने पीने के लिए, ठीक है, या अपने खेत में पानी डाल रहा है, उस खेत में से पानी निकल के नाली में भी जा रहा है, और उस नाली से कोई कमजोर आदमी अपनी प्यास बुझा ले रहा है, तो उसको ये जस्टिफाई नहीं आप कर सकते हैं कि वो
गरीबों को पानी पीने नहीं दे रहा है और उसके खेत से कोई पानी पी ले रहा है, तो आप कहे कि देखिए साहब, ये तो सर सैयद साहब ने जो पानी दिया उसी से तो आप पानी पी रहे हैं। भाई सर सैयद हमको एजुकेशन देना ही नहीं चाहते थे ना, तो बात ही खत्म हो गई ना। और आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की यही मेंटेलिटी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पूरा प्रशासन, पूरा उसका कोर्ट होता है, 350 मेंबर, एक भी पसमानदा ढूंढने, पूरी कोशिश ये करते हैं कि एक भी पसमानदा इसमें घुस ना पाए। आज भी आजाद भारत के अंदर जहाँ सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी, जहाँ संविधान चलता है, वो आज भी उनकी पूरी कोशिश है। वहां तीन पीढ़ी से खाला प्रोफेसर, फूफा जो है लाइब्रेरियन, चच्ची जो है वार्डन, और छोटकी फुफ्फी जो है मैथमेटिक्स के प्रोफेसर, तो पूरा 2-4-10 परिवार है, वो उसी में प्रोफेसर पैदा होते हैं भारत में। और आप पसमानदा छोड़ दीजिए, जैसे आप अशराफ और अशराफ के जो परिवार है, क्या उसके अंदर काबिलियत नहीं है? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पूरा सेटअप इस तरह से है। मैं इसीलिए उसको पाकिस्तान कहता हूँ। जैसे इन लोगों ने भारत से अलग पाकिस्तान बनाया, वहां आप नहीं घुस सकते हैं, उसी तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में नहीं घुस सकते हैं। मैं एक एक करके बात करता हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा। तो अलीगढ़ की वो सर की और जो भी एक आध पसमानदा वहां फायदा ले रहा है, घुस के पढ़ ले रहा है, वो भारतीय संविधान की वजह से, और मैं इसको सीधा डिफाइन कर दूं, हिंदू संविधान की वजह से। हिंदू इसलिए कह रहा हूं कि सर सैयद अशराफ दिन भर हिंदू हिंदू कह के अंबेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, गांधी जी को, कांग्रेस को हिंदू पार्टी कह के ये जो हिंदू मुस्लिम का खेल खिलाता, तो मैं सर सैयद और अशराफ की भाषा में ही मैं कह दे रहा हूँ कि हिंदू संविधान की वजह से, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हिंदू भारत की वजह से देशज पसमानदा पढ़ लिख गया, उसमें घुस के आज भी पढ़ पाता है। वरना आज भी दुनिया में हजार, जितना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जितने तरह के रिजर्वेशन है ना, दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में उतने रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन जो असल रिजर्वेशन है, सामाजिक न्याय का आरक्षण है, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं है। और जब सामाजिक, चलिए मान लेते हैं कि आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी हैं, एक तो ऐसे ही नहीं होना चाहिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सेकुलर देश में सेकुलर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की माइनॉरिटी के 6-6 लाख रुपए वहां के प्रोफेसर सैलरी पाते हैं, वहाँ पूरा फ्यूडल सिस्टम चलता है। खैर वो छोड़िए, एक लंबी बात हो जाएगी। तो मैं आरक्षण पे आता हूँ। अगर वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, आरक्षण अगर होता वहां, तो ओबीसी और एसटी में मुस्लिम आते हैं। अब तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में भाईजान लोग आ रहे हैं, तो वहां मुसलमान ही फॉर्म भरता है मैक्सिमम, उसको लगता है मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। तो वहां पे जो कमजोर मुसलमान है, जिसको हम देशज पसमानदा कहते हैं, जो इस देश का असल, ये सब तो विदेशी हैं, ये सब तो लूटने आए थे, इसीलिए इनको लूट के, धोखा दे के, चोरी करके खाने की आदत है। देशज पसमानदा को मेहनत करके खाने की आदत, इसीलिए जब इसको फिजिक्स मेहनत से पढ़ के फिजिक्स का प्रोफेसर बन जाता है। और अशराफ नकल मार के फिजिक्स का प्रोफेसर बनता है। बहुत जिम्मेदारी, ईमानदारी से बात कह रहा हूँ मैं आपको। तो दोनों के एटीट्यूड में फर्क है, एक मेहनती तबका है, एक लूट के खाने वाला तबका है। दोनों के एटीट्यूड में, दोनों के काम में सब फर्क दिखाई देगा। तो वो जो थोड़ी बहुत फायदा मिल रहा है, वो भारतीय सरकार के, भारतीय संविधान। इसीलिए हम चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा खत्म हो जाए, वो भारत की अन्य यूनिवर्सिटी की तरह होंगे, तब उसमें पसमानदा का और लाभ होगा। हम चाहते हैं कि उसका पाकिस्तान पना खत्म हो, उसका अशराफवाद खत्म हो, वहां सोशल जस्टिस का रिजर्वेशन हो। सोशल जस्टिस के रिजर्वेशन होने से इस देश की जो मूल आबादी है, जिसको आप मूल निवासी कह लीजिए, आरक्षण में न सिर्फ मुस्लिम समाज का जो दलित है, मुस्लिम समाज का जो ओबीसी है, मुस्लिम समाज का जो आदिवासी है, उसको न सिर्फ फायदा मिलेगा, जबकि हिंदू समाज का भी जो पिछड़ा है, दलित, उसको फायदा मिलेगा। तो ये लोग एक आर्गुमेंट लाते हैं कि अरे भाई, आज दुनिया भर की तमाम यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन है, आप वहां चले जाइए, आप अलीगढ़ को रहने दीजिए। फिर कहते हैं कि अलीगढ़ मक्का है इल्म का, सर सैयद बहुत बड़े इल्म को प्रमोट करने वाले थे। एक तरफ आप उसकी तारीफ भी करते हो, दूसरी तरफ कहते हैं कि यहाँ क्यों पढ़ने आ रहे हैं, जहाँ रिजर्वेशन वहां चले जाइए। आपकी नियत ठीक नहीं है, आप उसको सिर्फ अशराफवाद का एक गढ़ बना के रखना चाहते हैं, जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं। तो आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सिस्टम ऐसा है, वो हम जैसे पसमानदा जब पहुंच जाते हैं वहां, जहां 19 की जगह 22 की कैपेसिटी होती है, तब वहां कोई पसमानदा घुस पाता है। वो जिम्मेदारी, ईमानदारी से बात कर रहे हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक जनरल यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, ताकि देश का कोई आदमी पे वहां सामाजिक न्याय का आरक्षण होना चाहिए। आज भी आरटीआई से हम लोगों ने निकाला था कि 94% वहां पे स्टाफ में भी, स्टूडेंट में थोड़ा सा कम है, 84-85, लेकिन जहाँ के जो स्टाफ हैं, कोर्ट में तो 100% अशराफ हैं, जो कोर्ट जो गवर्निंग बॉडी है, ऑलमोस्ट 100%। वहाँ के जो प्यून वगैरह हैं, यानी जो
नॉन टीचिंग स्टाफ में भी 94-95% के आसपास अशराफ हैं, यानी चपरासी में भी। दरबान भी ये पसमानदा नहीं रखते हैं। चलो आपको लगता है कि पसमानदा अनएजुकेटेड है, पढ़े लिखे नहीं है, काले कल्लूटे हैं, हिंदी भोजपुरी बोलने वाले हैं, चलो भैया दरबान रख लो। वहां का मेस भी चलाने वाला ना अशराफी होता है। तो वो एक पाकिस्तान है, उसमें किसी को शक बनेगा, उसको किसी तरह से डिफेंड नहीं किया जा सकता है। और इसके जिम्मेदार सर सैयद थे, उनकी मानसिकता थी अशराफवाद, जो आज भी बहुत प्रिविलेंट है देश में। दूसरा आपने उर्दू वाली बात की, अशराफ के किसी भी काम को आप उसकी नीयत से समझिए कि अशराफ की नीयत क्या थी। अशराफ की नीयत थी कि भारत में उसकी सत्ता वर्चस्व मजबूत रहे। अंग्रेजों के आने के बाद इसमें डिस्टर्बेंस हुआ, इसलिए उन्होंने टू नेशन थ्योरी, मुस्लिम सांप्रदायिकता और एजुकेशन का भी जो खेल खेला ना, मदरसा एजुकेशन, ये हम कह रहे हैं कि आप 600-650 साल, ये भी झूठ बोलते हैं कि हिंदुस्तान पे हमने 1000 सालों को, एकदम झूठे हैं ये। 600-650 साल से ज्यादा की हुकूमत नहीं रही है इनकी। आप देख लीजिए, मोटा मोटी इतनी 600 साल की हुकूमत है। झूठ बोलते हैं कि 1000 साल हुकूमत की है, उसमें एक भी मदरसा इन लोगों ने नहीं खोला। कहाँ थे सर सैयद भैया उस वक्त? इनके दादा कहाँ थे मुगलों? ये तो मतलब सर सैयद कोई ऊपर से तबके नहीं थे, पूरी एक लीनियज है। और सर सैयद ने तो बड़ा ठोक के, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो पूरा सिजरा लिखा हुआ है। इस्लाम में जब जात पात नस्ल नहीं है तो सजरा लिख के तो क्यों बताते हो कि हम हसन के खानदान के, हम मोहम्मद के खानदान के? ये आप उसका रोक क्यों डालते हो हमारे ऊपर? आप खाली ये नहीं कहते कि हम मुसलमान हैं। साहब देखिए, मैं सैयद है, मैं सर भी लगाने की या खान भी लगाने, ये सब टाइटल अंग्रेजों की चाटुकारी में मिला है। आप कहिए कि मैं अहमद हूँ, उनका नाम कोई नहीं जानता। अल्लाह ने अपने नबी के नाम को बचाया है कि शैतान के नाम के साथ लग गया, तो इसीलिए सर सैयद से वो जाने जाते हैं। अहमद उनका असल नाम, अहमद से नाम नहीं जाने जाते हैं। और ये गुलाम अहमद और भी बहुत से लोग हैं, मैं बात करता हूँ। तो वो कहना चाहिए कि देखो मैं अहमद हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, आप भी एक मुसलमान, मैं आपको तालीम देना चाहता हूँ। आप ये कहते कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का हूँ, मैं सैयद हूँ, मैं आपको तो ये सब झूठी बातें हैं। तो उर्दू भी देखिए, तो वो अपने सत्ता वर्चस्व के निर्धारण के लिए मदरसा एजुकेशन आया, उर्दू आया। ये अलगाववाद की पूरी विचारधारा थी, सेपरेटिज्म की पूरी विचारधारा थी कि हमारी भाषा अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, इसलिए हमको एक अलग चीज चाहिए। उसी में उर्दू लेके आए। और देखिए, जब पाकिस्तान बनता है तो वहां की सरकारी भाषा उर्दू है। पाकिस्तान में एक आदमी की मदर टंग उर्दू नहीं, एक आदमी की भी नहीं है। पंजाबी है, सिंधी, और जिनको वो उर्दू बोलते हैं ना, जो यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश से जो लोग गए हैं वहां, उनको उनकी भाषा को उर्दू बोलते हैं। और उनकी सरकारी जो आंकड़ा है पाकिस्तान का, वहां 7 से 8% उर्दू स्पीकर बताए जाते हैं। तो लेकिन वो भी 7 से 8% पे मेरा उस पर काउंटर है कि वो भी भोजपुरी बोलने वाले, अवधी, मैथिली बोलने, जो हिंदी की भाषा है उस वाले थे, जिसको ये उर्दू कह देते हैं। यूपी का गया है तो यूपी का मुसलमान उर्दू बोलता है, मैं यूपी का हूँ, मैं भोजपुरी बोलने वाला, उर्दू बोलने वाला नहीं। भाई उर्दू का इम्पोजिशन इस तरह से कि तेलुगु बोलने वाला कहता है कि हमारी भाषा उर्दू है। तो वो एक टूल के तौर पे इन लोगों ने अपने सत्ता वर्चस्व के लिए, जैसे सर सैयद ने एजुकेशन और अंग्रेजी के लिए वो निकाला, उसी तरह से उर्दू का खेल खेला इन लोगों ने। और आज कोई भी ऐसा देश आप पूरी दुनिया में देख के आइए जहाँ पे सिर्फ उसकी नेशनल लैंग्वेज उन लोगों की भाषा है जो सिर्फ 7-8% बोलने वाले, ढंग से पंजाबी या सिंधी पाकिस्तान की सरकारी भाषा होनी थी, वो एक अलग है। तो ये एक टूल है अशराफवाद को अपने सत्ता वर्चस्व को मेंटेन करने के, ये जो मैं समझ पाया। जी उमर, मैं कुछ अलग दूसरा ही कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। कई लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि एएमयू जो भी है बेसिकली वो सर सैयद के इमेजिन किया हुआ एएमयू नहीं है, बल्कि ये एक मदूदी वाला एएमयू बन गया है, जिनकी बुक अभी निकाली भी गई है, जिसपे काफी ज्यादा डिबेट्स भी हुए हैं। क्योंकि सर सैयद ने के टाइम पे काफी बार ब्लास्फेमी को लेकर काफी बातें हुई थी, जिसपे सर सैयद का बिल्कुल क्लियर स्टैंड था कि कोई भी वायलेंस नहीं होना चाहिए और कुरान में कोई भी फिजिकल पनिशमेंट नहीं है। तो ब्लास्फेमी जैसी बातें करना और उस पे जो है कि ये जो आजकल भी हम सुनते हैं सरतन सजुदा, उसको बिल्कुल उन्होंने कंडेम किया था। इसलिए भी कई लोग बोलते हैं कि वो प्रोग्रेसिव, उस जमाने के हिसाब से एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट लाने की कोशिश कर रहे थे मुस्लिम समाज में। लेकिन आज का एएमयू उससे भी काफी दूर दिखता है। जो थोड़ा बहुत सर सैयद ने कोशिश की थी उससे भी काफी दूर दिखता है। तो आपका इसके बारे में क्या विचार है कि उस वक्त भी सर सैयद ने लिखा था कि ब्लास्फेमी जैसी कोई चीजें नहीं होनी चाहिए थी, बट आज भी हम देखते हैं कि ऐसे लोग निकलते हैं जो बहुत ही हेट स्पीच देते हैं और एएमयू से आते हैं। मैं आपको बताता हूं कि सर सैयद रिफॉर्मर क्यों हैं।
सर सैयद रिफॉर्मर इसलिए हैं क्योंकि ऐसे टाइम पे जब इस्लाम के ऊपर बहुत सारे लोग अटैक कर रहे थे, ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ के ऊपर विलियम मयूर ने एक किताब लिखी जो कि अटैक वर्दी थी, जो उन्होंने एक अटैक किया प्रॉफिट की लाइफ पर। तो उसका एक तरीका तो वो था जो हमारी कम्युनिटी आमतौर पर अपनाती है। दूसरा तरीका उन्होंने अपनाया कि उन्होंने भी एक किताब लिखी और उसका जवाब दिया पॉइंट टू पॉइंट कि भाई मैं क्यों प्रॉफिट को रिवेयर करता हूं, जिसका नतीजा ये हुआ कि विलियम मयूर उनका फ्रेंड बन गया, उनका दोस्त बन गया और उसने जमीन भी दी। तो आज के दौर में भी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर, प्रॉफिट की लाइफ के ऊपर अटैक्स होते रहते हैं और हम देखते हैं कि हमारी कम्युनिटी आज कैसे रिएक्ट करती है उस पर और एएमयू कैसे रिएक्ट करता है। उसके अलावा उन्होंने जो कमेंट्री लिखी, उन्होंने एक, जैसे फॉर एग्जांपल मिरेकल्स हैं, ठीक है, मिरेकल्स की उन्होंने बात करी कि जो हदीसों में मिरेकल्स का जिक्र है वो बेसिकली उनको उन्होंने साइंटिफिक टर्म्स में समझने की कोशिश की, जो कि आज से 800,000 साल पहले मुतज़िलाइट्स ने कोशिश की थी। तो जैसे मुतज़िलाइट्स को कुचल दिया गया, दबा दिया गया, ठीक है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में क्लर्जी हमेशा, थियोलॉजी हमेशा गालिब रहती है एज कंपेयर टू साइंटिफिक टेम्परामेंट। ये एक हमारी कम्युनिटी का तरीका रहा है। तो सर सैयद के उस अप्रोच को भी दबा दिया गया। उन्होंने जो फरिश्तों के बारे में बातें कही, महराज के बारे में बातें कही, उन्होंने हदीस में जो मिरेकल्स का जिक्र है उसकी उन्होंने अपनी एक डेफिनेशन दी आज के जमाने के हिसाब से, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के हिसाब से। उस अप्रोच को दबा दिया गया और हकीकत यह है कि एएमयू जो है वो वाकई मौदूदी का एएमयू बनता जा रहा है, जो कि बहुत अफसोस की बात है। मौदूदी वो आदमी है जिसने ये कहा कि हिंदुस्तान में गाय की कुर्बानी देना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे उसको पूजा जाता है। तो क्योंकि अगर आप किसी और कंट्री में नहीं करेंगे तो उतनी बड़ी बात नहीं, यहाँ करना जरूरी है। तो वो आदमी है मौदूदी। और मैं ये नहीं कह रहा कि एएमयू में सब लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है। मतलब आप खुद सोचिए, वो यहाँ कोर्स की किताब पढ़ाई जा रही है, वो किताब उस आदमी की, तो कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है मौदूदी का ऑन द मुस्लिम साइकी। और वो आदमी पाकिस्तान का हीरो है, जैसे कि फैजी साहब ने भी कहा कि मौदूदी जो है वो पाकिस्तान का हीरो है। वो कैसे पढ़ाया जा रहा है एएमयू के अंदर, और पिछले 60-70 साल से क्यों सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया? हाउ इज इट पॉसिबल? तो सर सैयद रिफॉर्मर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने जो अप्रोच अपनाया वो मुसलमानों को दूसरी कम्युनिटीज के बराबर, क्रिश्चियंस, ज्यूज जो कि बहुत आगे जा चुके हैं, हिंदूज, ये कम्युनिटीज बहुत आगे चल रही हैं, वो अपनी कम्युनिटी के मिरेकल्स को उनको साइंटिफिक पैराए में समझने की कोशिश करते हैं, जो उनके इंटेलिजेंसिया है। हमारा इंटेलिजेंसिया अभी भी किस्से कहानियों में और भूत प्रेत की कहानियों में पड़ा हुआ है। तो वो उस वजह से सर सैयद रिफॉर्मर है। और मुझे लगता है कि आज के टाइम में जो एएमयू है वो सर सैयद को नहीं समझ सका, और अगर सर सैयद आज की डेट में एएमयू में दाखिल हो जाएंगे और वो बातें कहेंगे जो उन्होंने 1880 में कही थी, उनके ऊपर कुफ्र का फतवा दोबारा लगेगा और उनको शायद जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। क्योंकि डेनियल हकीकत जू जैसे लोगों को, जो ये सीधा बोलते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन उठाता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, डेनियल हकीकत जू को सब जानते होंगे। उस शख्स का मानना यह है कि अगर कोई सवाल उठाता है मजहब के ऊपर, दीन के ऊपर, तो उसको फौरन मार देना चाहिए, बिना उससे डिबेट करे, बिना उससे बात करे। उसको एएमयू ने एज अ चीफ गेस्ट बुलाया 2018 में अपने उसमें बोलने के लिए, एक फंक्शन में। तो अगर सर सैयद का तरीका तो वो नहीं था, सर सैयद का तरीका था डायलॉग और डिबेट और डिस्कशन। तो सर सैयद भी अगर आज दाखिल होते हैं एएमयू में और वो बातें कहते हैं, उनको भी मार दिया जाएगा। वो हमारी कम्युनिटी की एज अ होल प्रॉब्लम है, उसको हमें सुलझाना है, और उसके लिए आई थिंक सभी को साथ आना पड़ेगा। उसमें मुझे नहीं लगता कि कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स हमारी छोटी नहीं है, हमारी कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं। तो उसको सब साथ आकर ही सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे तो लगता है कि अगर ये फ्रैक्शंस बढ़ते रहेंगे, जैसे कि फैजी साहब ने बहुत जिम्मेदारी और जानकारी से एक बहुत अच्छी बात कही कि अशराफ हमेशा नकल करके पास होता है और पसमानदा हमेशा मेहनत करके पास होता है। तो बहुत जिम्मेदार जुमला था ये मेरे हिसाब से। तो ऐसा कोई जिम्मेदार जुमला
मैं नहीं कह सकता, ना मैंने देखा है कि वो कौन कितनी मेहनत करता है, लेकिन मुझे लगता है कि सबको साथ में आने की जरूरत है। और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया की बाकी कम्युनिटीज से बहुत पीछे हैं, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड मिलाकर आप देखें तो हमने पिछले 700-600 साल में साइंस के मैदान में कुछ नहीं दिया दुनिया को, और टेररिज्म जो है वो अपनी उरूज पर चल ही रहा है वैसे भी। तो उनसे लड़ने की जरूरत ज्यादा है, बजाय इसके कि हम इसमें ज्यादा वो रहें। ये हकीकत है कि हाँ, हमारी कम्युनिटी में कास्टिज्म की बहुत प्रॉब्लम है, और ऐसे लोग लड़ रहे हैं, उससे लड़ते रहना चाहिए। मैं खुद बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूँ उसका, हालांकि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है उसकी, लेकिन मैं प्रोपोनेंट हूँ कि भाई जाहिर सी बात है, जब सारे इंसान बराबर हैं तो फिर मुसलमानों के अंदर क्यों ये फ्रैक्शन का होना जरूरी है। तो ये बिल्कुल मुझे लगता है कि कास्टिस्ट बात है जिसके कोई डिफेंस नहीं है। तो सर सैयद इसीलिए रिफॉर्मर हैं, और आज के एएमयू को शायद उन सर सैयद को समझना पड़ेगा फिलोसॉफिकल लेवल पे। सोशल लेवल पे उनके अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिलोसॉफिकल लेवल पे जो मुतज़लाइट थॉट था, जो 1100s में खलीफा हारून रशीद के दरबार में हुआ करता था, इब्न रुश्द और इब्न सीना और अल-फाराबी का इस्लाम था, आई थिंक उस तरफ जाने की हमें जरूरत है एज अ होल कम्युनिटी। फैजी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? आप हाँ बिल्कुल। आखिरी वर्ड ले लेते हैं। देखिए सर सैयद जो थे मौदूदी के अब्बा थे। सर सैयद में मौदूदी में मैं बहुत कोई फर्क नहीं समझता उनकी विचारधारा। जहाँ तक सैयदवाद अशराफवाद की बात है या अशराफ के सत्ता वर्चस्व के निर्धारण की बात है, जहाँ मौदूदी को लेकर नहीं इस्लामिक कट्टरपंथ से अशराफ की सत्ता वर्चस्व को निर्धारित किया जा सकता है। सर सैयद को लगता था कि अंग्रेजों को साथ लेके, अंग्रेजी और मॉडर्न एजुकेशन को साथ लेके अशराफ के सत्ता वर्चस्व को मेंटेन किया जा सकता है। तो मैं सर सैयद में और मौदूदी में कोई फर्क नहीं है। दोनों जो है नस्लवादी लोग थे, और चंद लोगों के सत्ता वर्चस्व के लिए वो थे, उन्होंने इस्लाम का यूज किया, और ये सब यूज करते हैं टूल करते, तो मुझे कोई फर्क नहीं। और आज का जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है बिल्कुल सर सैयद जैसा चाहते थे वैसे ही है, और मैं समझता हूँ कि सर सैयद जैसा चाहते थे पूरी तरह से वैसा नहीं है, क्योंकि यह भारतीय संविधान है और कुछ देशज पसमानदा को पढ़ने लिखने का मौका मिल गया, तो इसलिए देशज पसमानदा वहाँ पढ़ लिख गया। अगर सर सैयद आज जिंदा होते तो पूरी तरह से वो पाकिस्तान बनाते, और जैसा कि पाकिस्तान है वैसे वो बनाते। तो सर सैयद की विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है। और सर सैयद को जैसे इन्होंने कहा कि वो डायलॉग इस तरह बिल्कुल वो सर सैयद ने हमेशा शासक वर्ग अंग्रेजों को साथ लेके अपनी बात की। और सर सैयद की जो उनका जो जिस बदतमीजी से वो बात करते थे उनकी तकरीरों में आप देख सकते हैं, जो वो वर्ड ऑफ सिलेक्शन है उनके, जब वो छोटे लोगों की बात तो बिल्कुल गुस्सा। और चेहरा लाल, अब तो चेहरा लाल जो उसने देखा होगा, लेकिन उनकी जब तहरीर आप पढ़ेंगे जो उनके वर्ड्स हैं उससे पता चलता था कि कितने गुस्से में बात करते थे। ये लोग टॉलरेट नहीं कर पाते थे कि कोई दबा कुचला आदमी आ जाए। जैसे एक मदरसे के तकरीर करने गए तो उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो मुझसे ज्यादा मॉडर्न एजुकेशन यानी अंग्रेजी तालीम की तरफदारी करे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इस मदरसे में जिस तरह के बच्चे पढ़ने आते हैं उसको अंग्रेजी तालीम देना ठीक नहीं, उनको सिर्फ वजू करना बता दो, नमाज पढ़ना बता दो, थोड़ा सा हिसाब किताब बता दो। वो पसमानदा के लोग थे ताकि इनके यहाँ मुंशीगिरी कर सके, इनकी सेवा कर सके, तो वो हमें सेवक और गुलाम बनाना चाहते थे। तो अलीगढ़ जैसा चाहते थे सर सैयद ऑलमोस्ट वैसा है। और ये मौदूदी को हमने कहा ना कि मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को डिफेंड करने के लिए कभी आप मौदूदी को ले आते हैं, कभी किसी को ले आते हैं, तो वो ठीक बात नहीं। हमको बीमारी का सही कारण पता चलना चाहिए और उसका एंटीबायोटिक देके उसका एलिमिनेशन करना चाहिए। सर सैयद और उनकी मानसिकता को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे पूरी तरह से, हम किसी भी समाज को एक प्रोग्रेसिव समाज नहीं बना सकते थे। सर सैयद बहुत रिग्रेसिव थे और वो सामंतवादी थे। वो चाहते थे कि मुसलमानों के हाथ में, मुसलमान का मतलब उससे एक सैयद मुगल पठान था, उनके हाथ में एजुकेशन आ जाए, उस एजुकेशन और उस साइंस से वो अपने सत्ता वर्चस्व को मेंटेन करें। तो वो पूरी तरह से सामंतवादी विचारधारा के व्यक्ति। चलिए, इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड और ये डिबेट खत्म होता है। ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, मुझे लगता है ये लंबा जाएगा और शायद हर साल हम इस पर डिबेट करते रहेंगे। तो शुक्रिया आप दोनों लोगों का आने के लिए और एक बेहतरीन पक्ष अपना विचार रखने के लिए। एंड दर्शकों से मैं चाहूंगी कि प्लीज आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी कीजिए, और आपके जो विचार है वो कमेंट सेक्शन में भी लिखिए, क्योंकि उससे हमें भी पता चलता है कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं लगा। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत